हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ई स्कूल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, कई एग्जाम्स में ये पूछा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो डिटर्मिनर क्या होता है, इसमें हर एक डिटर्मिनर के क्या क्या रूल्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड एंड एलैबोरेटेड ऑल द रूल्स इन माई different videos that you will find in my playlist where you will find English grammar by Dr. Umakant Vyas. So you will get detailed discussion on this topic. आपको ये जो टॉपिक है इसका पूरी डिटेल्ड वीडियो मेरे दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगे और प्लेलिस्ट में मिलेगा। आज हम यहाँ पर सिर्फ इसके कुछ एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं एंड स्पेशली वी विल टेक अप द एक्सरसाइज दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। यू आर गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द 4 ऑप्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है, आई नो ब्लैंक डिस्टिंग्विश्ड आर्किटेक्ट्स ऑफ द सिटी। अब इस सेंटेंस में देखिए कि हमें इसका कुछ अर्थ का आइडिया होना चाहिए कि मैं इस शहर के जाने माने आर्किटेक्ट्स को जानता हूँ। अब नीदर होता है, देखिए हमेशा 2 के बीच के जब बात होती है, 2 में से कोई भी नहीं। सम होता है कुछ, है ना, या थोड़े। तो यहाँ पर देखियो मैं इस शहर के कुछ जाने माने आर्किटेक्ट्स को जानता हूँ, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ अभी तक बन रहा है। द फ्यू होता है थोड़े किंतु सारे। द फ्यू का मतलब होता है जैसे आई नो द फ्यू आर्किटेक्ट्स दैट आर देयर इन दिस सिटी। जितने भी है सारों को जानता हूँ। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द आर्किटेक्ट्स तब वो होता है द फ्यू का वहाँ यूज़। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं होता आंसर। आई नो डिस्टिंग्विश्ड आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस सिटी, तो यहाँ पर ये भी अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि मैं इस शहर के कुछ जाने माने आर्किटेक्ट्स को जानता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो बेस्ट सूटेबल आंसर बनता है बी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। She has donated books she had। बहुत ही ये जो अभी मैंने वाक्य बताया था वैसा ही ये वाक्य बन रहा है। देखो she has donated, उसने डोनेट कर दी है books she had, जो किताबें उसके पास थी। अब ये इस टाइप का सेंटेंस एक तो याद रखना, इस तरीके का जो कंस्ट्रक्शन होता है जिसमें ये इस तरीके से पीछे क्लॉज दे रखा होता है, ऐसा कंस्ट्रक्शन स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो हमें मिलता है हमेशा द फ्यू और द लिटिल में। मतलब अगर द फ्यू है या द लिटिल है तो ही हमें इस तरीके का कंस्ट्रक्शन मिलता है। अब द फ्यू द लिटिल का मतलब होता है थोड़ा किंतु सारा, है ना, नॉट मच बट एवरीथिंग और द ऑल। तो यहाँ पर शी हैज़ डोनेटेड, फ्यू का मतलब नो के बराबर होता है, तो नो के बराबर होता है। ये भी आंसर नहीं बनता कि उसने जो किताबें थी वो नहीं की, ये भी आंसर नहीं बनेगा। बहुत ही अजीब सा सेंटेंस बन जाता है। शी हैज़ डोनेटेड सम बुक्स शी हैड, तो सम का थोड़े का सेंस देना है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा तो होता है लेकिन थोड़े का सेंस कब हो जाता है, जब बहुत थी और आपने थोड़ी कर दी, कुछ रखी अपने पास में, ये अर्थ नहीं है। जितनी थी मतलब शी हैड, ये क्लॉज इसीलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये हमें बताएगा कि जितनी थी वो सारी, और ये हमें अर्थ देता है द फ्यू। सम और अ फ्यू तो सेम होते हैं, कुछ या थोड़े का अर्थ देते हैं। ठीक है, जब ये 2 ऑप्शन हम लेंगे तब इसका आंसर मतलब क्या होगा कि मेरे पास में मान लो 100 किताबें थी और मैंने 20 किताबें डोनेट कर दी, तो सम और फ्यू होता है। लेकिन मैं कहता हूँ 20 थी और वो सारी की सारी मैंने डोनेट कर दी, तो इसका जो मीनिंग कन्वे होगा वो होगा द फ्यू से। तो हमारा आंसर यहाँ पे बनेगा डी। शी हैज़ डोनेटेड द फ्यू बुक्स शी हैड, उसने जितनी भी किताबें उसके पास थी वो सारी डोनेट कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर सेंटेंस, ब्लैंक ऑफ द बुक्स बाय हिम इज ऑफ एनी वर्थ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऑफ द बुक बाय हिम इज, उसके पास जो किताब है ऑफ द बुक बाय हिम इज ऑफ एनी वर्थ, कुछ वर्थ की है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एक ऑप्शन देखते हैं। अगर वन होता तो वन ऑफ दी अगर आता है तो उसके पास में नाउन जो भी आता है वो बुक्स होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मैनी अ ऑफ कभी नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्शन ये भी नहीं होगा। द फ्यू ऑफ द बुक, अभी मैंने बताया था द फ्यू इस तरीके के कंस्ट्रक्शन में पॉसिबल है। तो नीदर ऑफ द बुक बाय हिम इज ऑफ एनी वर्थ, उसकी किताब में से कोई भी किसी वर्थ की नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनता है, ए।
हम चारों ऑप्शन लगा करके देख सकते हैं, लेकिन वी विल हैव टू बी वेरी क्विक टू point out the answer because we have very short time. So in explaining or when viewing all these answers options, you don't have to waste time, you have to very quick, and this quickness, this fast selection of answer, this requires a good deal of practice. This is what my purpose is, कि हमें अच्छी एक्सरसाइज करनी है और ये सारे देखने हैं कि किस तरीके से हमें बेस्ट आंसर निकालना है। तो नीदर ऑफ द बुक बाय हिम इज ऑफ एनी वर्थ, उसकी किताबों में से कोई भी, जो 2 किताब है, नीदर का मतलब होता है 2 में से कोई भी नहीं, तो उसकी 2 किताबों में से कोई भी किसी वर्थ की नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखते हैं 4th सेंटेंस। ही कुड नॉट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिल सका। ही हैड टाइम ड्यूरिंग द होल डे। अब इसमें देखिए, वह मुझे नहीं मिल सका, इसका मतलब उसके पास समय था या नहीं था। पहले प्रश्न ये करना है, बहुत ही लॉजिकल समझना है। वह मुझसे नहीं मिल सका क्योंकि उसके पास में पूरे दिन में समय नहीं था। नो का अर्थ देना है, ये हमने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन किया इसका। अ लिटिल का मतलब तो थोड़ा था, अ लिटिल होता है सम का सेंस देता है। ठीक है, ये तो देता है सम, तो सम का तो यहाँ पर अर्थ बनता नहीं है, नो का सेंस देना है। और ये सम है, ये भी नहीं बनेगा। सम और अ लिटिल बराबर होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाते हैं। अब बचते हैं लिटिल या फ्यू। ये दोनों याद रखना नो का सेंस देते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर लिटिल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आता है और फ्यू के बाद में काउंटेबल नाउन आता है, ये याद रखना है। लिटिल एंड फ्यू, इन दोनों के बाद में यू विल ऑलवेज हैव अ नाउन। अगर लिटिल है यू विल हैव अनकाउंटेबल नाउन, एंड फ्यू तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो टाइम है, अनकाउंटेबल है, तो हमारा आंसर बी बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ही कुड नॉट मीट मी, वह मुझे नहीं मिल सका। ही हैड लिटिल टाइम ड्यूरिंग द होल डे, उसके पास में पूरे दिन में समय नहीं था। ये इसका आंसर बन गया। तो इसमें आंसर हमारा हो गया बी। अब आगे बढ़ते हैं। द रूम वॉज क्राउडेड, रूम पूरा भरा हुआ था। देयर वॉज प्लेस टू मूव, तो भरा हुआ था तो क्या मूव करने के लिए जगह थी या नहीं थी? अब ये हमें अपने आप पहले अर्थ समझना पड़ेगा। तो रूम पूरा क्राउडेड था, भरा हुआ था, तो देयर वॉज नो प्लेस टू मूव, तो ये ही अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। मच तो बहुत ज़्यादा प्लेस था मूव करने के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल व्हेन द होल रूम वॉज क्राउडेड? दैट मीन्स देयर वॉज नॉट मच प्लेस टू मूव। अ लिटिल कुछ था, नन होना नहीं है, तो नो प्लेस टू मूव। नन प्लेस नहीं होता है, नो प्लेस होगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा ए। सो देयर वॉज नो प्लेस टू मूव। ठीक है, 6th सेंटेंस देखते हैं। ब्लैंक द मेंबर्स लेफ्ट द मीटिंग अनफिनिश्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो द आया है ना, ये हमें बताएगा आंसर क्या है। मैनी द कभी नहीं होता। अब ये क्या होगा, इसका मीनिंग देख लीजिए। लेफ्ट द मीटिंग अनफिनिश्ड, मेंबर्स ने मीटिंग अधूरी छोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ पर मैनी द कभी नहीं होगा, नन द कभी नहीं होगा, लेकिन ऑल द होगा। ऑल द मेंबर्स, एक रूल है स्टूडेंट्स, आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें आपको रूल मिलेगा कि ऑल है, इसके बाद में हमेशा द आता है। तो ये एक इंडिकेशन था that you could easily trace the answer by just finding that always will always take the after it। तो यहाँ पर ये आंसर अप्रोप्रिएट बनता है। सम दी कभी होता नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो योर आंसर वुड बी सी हियर, ऑल द मेंबर्स लेफ्ट द मीटिंग अनफिनिश्ड। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। इफ़ यू फेस ब्लैंक डिफिकल्टी यू मे फोन मी। ये एक स्पेशल टाइप सेंटेंस है। देखिए, एक आपके ये डिटरमिनर होता है एनी। एनी जो यूज़ होता है उसके बेसिकली रूल क्या है कि एनी का यूज़ या तो नेगेटिव में यूज़ होता है या इंटरोगेटिव में। 2 तरीके के वाक्यों में एनी का यूज़ होता है अगर हमें सम और एनी में कोई चूज़ करना है तो। एक और एनी का रूल होता है, वो होता है कि इफ़ वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें एनी आएगा नाउन से पहले। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी, तो ये रूल से ही याद रह जाएगा आपको। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी यू मे फ़ोन मी, अगर कोई तरीके की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप मुझे फ़ोन करना। तो कोई का सेंस दे रहा है यहाँ पर, जो एनी है वो क्या अर्थ देता है, कोई, तो आंसर बन जाएगा इसमें सी। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल्दो आई मैट स्टूडेंट्स, यद्यपि मैं विद्यार्थियों से मिला, कितने वो अभी नहीं, येट वॉज मच इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर हम एक एक करते हैं, आई ऑल्दो येट। एक तो सबसे पहले यही इंडिकेशन होता है कि ऑल्दो और येट में ये कॉन्ट्राडिक्शन बताते हैं।
ऑल्दो में जो बात होगी उसका कॉन्ट्राडिक्शन सेकंड में होगा। यद्यपि मैं कई विद्यार्थियों से मिला किंतु फिर भी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। ऑल्दो और येट में यही डिफरेंस निकलता है। ऑल्दो में जो स्टेटमेंट है उसका ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन सेकंड सेंटेंस में होगा। कई से मिला तो आप ये नहीं कह सकते कि फिर भी कई जने इंटरेस्टेड थे, ये नहीं कह सकते। बस यही बात याद रखनी है, कॉन्ट्राडिक्शन को शो करता है। तो इसमें क्या होगा, आई मैट सम और मैनी नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव मीनिंग देने वाला वर्ड होना चाहिए। तो आई मैट, तो इसमें देखो नेगेटिव मीनिंग या तो नीदर आता है, लेकिन नीदर तो दो के लिए आएगा, तो ये भी पॉसिबल है नन। इस आंसर को चेक करते हैं। ऑल्दो आई मैट मैनी स्टूडेंट्स, यद्यपि मैं कई विद्यार्थियों से मिला, तो ऑल्दो आई मैट मैनी स्टूडेंट्स येट यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन वॉज इंटरेस्टेड, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। मैनी है ना, इसलिए नन आया है। यहाँ पे मैनी और नीदर था, तो नीदर क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीदर दो को ही कम बताएगा कंपैरिजन में कि दो में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। नीदर वॉज इंटरेस्टेड मतलब दो में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। आ रही है बात समझ में। तो इधर तो मैनी को बताने वाला सेवरल भी आ सकता था, लेकिन इसके साथ में अ फ्यू आ रहा है, पर ये नेगेटिव नहीं बताता। तो ऑल्दो येट नेगेटिव को बताते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है, तो मैनी इधर आया तो इधर नन ही आना चाहिए, नेगेटिव बताने वाला, उसका ऑपोजिट टाइप में वर्ड आना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 9th सेंटेंस। तो इसमें आंसर देखिए, आप नोट कर लीजिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपके डी। अब आगे बढ़ते हैं। ओनली इश्यूज वर एड्रेस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान कुछ इश्यूज को एड्रेस किया गया। तो एन इश्यूज तो होना नहीं है, प्लूरल है। अ लिटिल नहीं होगा क्योंकि ये इसके बाद में जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होना चाहिए। इश्यूज काउंटेबल, यहाँ पर वैसे अनकाउंटेबल होना चाहिए, ये काउंटेबल है तो ये भी नहीं होगा। मैनी आता है, ओनली मैनी इश्यूज तो होना नहीं है, सिर्फ कई इश्यूज नहीं, सिर्फ कुछ इश्यूज को मीटिंग के दौरान एड्रेस किया गया। तो कुछ, यहाँ पर सम होता तो पॉसिबल था, या अ फ्यू पॉसिबल है, क्योंकि ये काउंटेबल है तो फ्यू आना चाहिए। लिटिल तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये आंसर वुड बी हियर इन दिस सेंटेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एक करके आपको रूल को समझा रहा हूँ, आपको पूरे रूल को नोट कर लेना है। अगर कहीं कोई दिक्कत हो ना, नोट करते चलो साथ में कि ये रूल मैंने ये बोला है, उसको आगे की एक्सरसाइज में आपको वो हेल्प करेगा। अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 10। आई हैव ब्लैंक टाइम बट आई कांट स्पेयर टाइम फॉर यू। अब देखो इसमें भी बट आया है, कॉन्ट्रडिक्शन को बताएगा। मतलब मेरे पास में काफ़ी समय है, ये देखो नो, आई हैव नो टाइम बट आई कैन स्पेयर अ लिटिल टाइम फॉर यू। समय नहीं है लेकिन कुछ निकाल दूंगा, कैसे पॉसिबल है ना। आई हैव मच टाइम, ठीक है। अब देखो ये मैनी टाइम तो वैसे ही नहीं होना, मैनी के बाद में नाउन आएगा, ये टाइम अनकाउंटेबल है तो मैनी तो वैसे ही नहीं हो सकता, डी ऑप्शन हट जाता है। अब बचता है मच, और ये दो ऑप्शन बचते हैं, मच, द लिटिल और अ लिटिल। तो मेरे पास में काफ़ी समय है लेकिन आई कैंट स्पेयर अ लिटिल टाइम फॉर यू। अ लिटिल सम को बताता है, मतलब मेरे पास में काफ़ी समय है लेकिन मैं कुछ समय तुम्हारे लिए नहीं निकाल सकता, कुछ भी समय नहीं निकाल सकता। तो आई हैव मच टाइम बट आई कैंट स्पेयर अ लिटिल टाइम फॉर यू, तुम्हारे लिए थोड़ा भी समय नहीं निकाल सकता। सम का अर्थ हो गया थोड़ा, तो सम और लिटिल बराबर होते हैं। अ लिटिल अनकाउंटेबल से पहले लगता है। द लिटिल मैंने बताया ना कि थोड़ा किंतु सारा का सेंस होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी। अब आगे बढ़ते हैं। आई इन्वाइटेड ब्लैंक फ्रेंड ऑफ माई चाइल्डहुड। अब पहले तो देखो ये सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी तो होना नहीं है, प्लूरल को बताता है। अ फ्यू प्लूरल को बताता है, और नो नेगेटिव को बताता है। आपने तो इन्वाइट किया तो नो तो होना नहीं है, तो आंसर वैसे ही डी बच जाता है। आई इन्वाइटेड ईच फ्रेंड ऑफ माई चाइल्डहुड, मैंने मेरे बचपन के प्रत्येक दोस्त को इन्वाइट किया, तो ईच इसका सही आंसर बन जाता है। ये हो गया, हम ऑप्शंस को हटाते जा रहे हैं कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। मैनी है तो यहाँ प्लूरल आना चाहिए था। आपने इन्वाइट किया है तो नो फ्रेंड ऑफ माई चाइल्डहुड, वो भी नेगेटिव बन जाता है। अ फ्यू है तो फिर प्लूरल होना चाहिए था, अ फ्यू फ्रेंड्स होना चाहिए था। तो इस तरीके से आप यू कैन select the answer just by kicking out some options that are not possible or that are not suitable for this question, उनको आप बाहर निकालते जाओ। नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस नंबर 12। अब ये देखो, इसमें ऑप्शन देखो आपको, ये क्या है, आर्टिकल्स है, और ये ध्यान में रखना आर्टिकल्स
डिटर्मिनर ही होते हैं। तो आपको अगर डिटर्मिनर दिया गया है तो मान के चलो कि आपको आर्टिकल्स पूरे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसी एक्सरसाइज को कुछ सेंटेंसेस है आर्टिकल्स के डिटर्मिनर इस हेडिंग में देखेंगे। तो देखिए, शी प्लेज वेरी स्वीटली ऑन फ्लूट। फ्लूट क्या हो गया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और म्यूजिकल अगर कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उससे पहले हमेशा क्या आता है? दी आता है। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। शी प्लेज वेरी स्वीटली ऑन द फ्लूट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले द आता है। आगे, ही हैज सेंट मी ब्लैंक रुपी नोट। 1 रुपी नोट, व का साउंड आ रहा है, ठीक है। उसने मुझे 1 रुपए का नोट भेजा। तो ही हैज सेंट मी अ 1 रुपी नोट। आंसर सी हो जाएगा। व आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो यहां पर ए आएगा। तो आंसर आपका बन जाएगा सी इस क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। 14th में, आई लाइक ब्लैंक टी फ्रॉम श्रीलंका। यहाँ पर देखिए श्रीलंका जैसे दे रखा है, टी होता तो मटेरियल नाउन है, कुछ नहीं आना था बेवरेज से पहले, लेकिन टी ऑफ श्रीलंका स्पेसिफिक हो गया तो आंसर सी हो जाएगा। ये हम आर्टिकल के एक्सरसाइज में काफ़ी ऐसे सेंटेंसेस देख चुके हैं। तो आई लाइक द टी फ्रॉम श्रीलंका स्पेसिफिक हो गई तो आपका आंसर सी बन गया। नेक्स्ट, ही प्लेज ब्लैंक हॉकी विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। स्पोर्ट्स है तो स्टूडेंट्स रूल होता है कि स्पोर्ट्स जो होता है उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। स्पोर्ट्स या गेम्स हो गए तो इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो ही प्लेज ब्लैंक हॉकी विद हिज फ्रेंड्स, तो नन हो जाएगा इसमें आंसर। इसका मतलब हो गया नो आर्टिकल, ठीक है। तो ये पीछे मैंने 3-4 सेंटेंसेस आर्टिकल्स के लिए है। रीजन बीइंग दैट आर्टिकल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर, सो यू कैन नॉट डिटैच इट, यू कैन नॉट सेपरेट इट, you cannot isolate it. So you will have to, under this umbrella term of determiner, you will have many determiners, and articles is one of the determiners in English. So while doing this determiner, you will have to very intensively work on determiners, articles, which is also a determiner. तो चलो, ये आज की एक्सरसाइज होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। आप रूल्स को अच्छे से देख लेना, गो थ्रू द वीडियोस of rules very thoroughly, and you will find that you are very easily grasping the rules, and once you have gone through all the rules, it will be very easy for you to solve these objective type answers, objective type questions. So it will be very easy for you to attempt such questions. So once again, I wish you good luck, and I hope that you are working very sincerely with me. Don't forget to subscribe my channel and do share this video with your friends if you like it. Goodbye.